नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त और हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी द्वारा। हम आज इसका 12th चैप्टर जिसका नाम है हाउ साइंटिस्ट यूज़ द सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट जो हैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं अपने काम में, अपने वर्किंग में, उसको यहाँ पे इस चैप्टर में ऑथर ने समझाया है, बताया है कि हिस्ट्री में कैसे साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपने इन्वेंशंस करते थे, कैसे कैसे वो अपनी डिस्कवरीज़ को दुनिया में हमारे सामने रख पाए, या आज की डेट में भी जो इन्वेंशंस हो रही हैं वो कैसे साइंटिस्ट जो हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के लिए। ऑथर कहते हैं कि जितने भी पुराने टाइम पे ऑथर साइंटिस्ट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल एडिसन हुए हैं, हेनरी फोर्ड हुए हैं, मार्कोनी हुए हैं, आइंस्टाइन हुए हैं, तो ये सारों की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो इनकी जितनी भी इन्वेंशंस इन्होंने की हैं, तो इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ये समझते थे और उनके अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूटिलाइज़ करते थे। तब उनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूटिलाइज़ करते हुए इन्होंने अपनी जो है सारी जो हैं डिस्कवरीज़ की, इन्वेंशंस की। और ये जो एक एबिलिटी है टू यूटिलाइज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू हैव इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़, ये कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कितना पोटेंशियल है, कितनी इसकी पावर है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ऑथर ने। कहते एक केमिस्ट थे, सेलिब्रेटेड केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वॉन। वो बेसिकली क्या थे, ही वाज द पायनियर केमिस्ट जिन्होंने बेंजीन स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया था। बेसिकली क्या था कि वो केमिस्ट थे, वो रिसर्च कर रहे थे। और बेंजीन क्या है, बेसिकली जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा पता है कि इसमें 6 कार्बन्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन उनकी केमिस्ट की दिक्कत ये थी मिस्टर वॉन की कि वो इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन पाएगी, ये एटम जो हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं या कैसे शेप बनेगी। तो इसके बारे में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, फेड अप हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए वो। तो फाइनली वो क्या है अपना उन्होंने इस पे इसको छोड़ के वो अपना आराम से सोने चले गए। तो ऑल ऑफ ए सडन उनको एक हंच आई, उनको सोते सोते उनको एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक उनको सांप दिखाई दिया कि जो कि अपनी टेल को, अपनी पूंछ को ही बाइट कर रहा था, उसको ही काट रहा था, अपने ही टेल को काट रहा था, उस पर दांत मार के काट रहा था। तो ये जब उनको दिखाई दिया तो यहाँ से उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा कंसंट्रेट किया, इस पे फोकस किया, ये इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जब धीरे धीरे उन्होंने इस पे कंसंट्रेट किया, इसको थोड़ा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ से अल्टीमेटली उन्होंने बेंजीन की स्ट्रक्चर जो कि एक रिंग टाइप है, एक हेक्सागोनल रिंग है, वहाँ से ये इन्वेंट किया। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने हेल्प किया उनको बेंजीन की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में, उनकी स्ट्रक्चर को इन्वेंट करने में। इस चैप्टर को टॉपिक्स में ऑथर ने डिस्कस किया है, हम भी उनको एक एक टॉपिक करके ही लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने अलग अलग साइंटिस्ट के या अलग अलग जो इन्वेंटर्स हुए हैं उन्होंने कैसे अलग अलग डिस्कवरीज़ की, उसके बारे में हमारे साथ डिस्कशन शेयर किए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया है हाउ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ब्रॉट फोर्थ हिज इन्वेंशन। एक साइंटिस्ट थे जो कि निकोलस टेस्ला की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर, जो कि पायनियर थे इलेक्ट्रिसिटी में। उनकी जो एक टेस्ला कोयल करके एक बहुत मशहूर है उनकी इन्वेंशन, जो कि ज़्यादातर म्यूज़ियम्स में पड़ी होती है या दिखाई जाती है आजकल बच्चों को। वो टेस्ला कोयल क्या है, बेसिकली एक चार्ज्ड मेटल स्फीयर है, और जब कोई भी उसको टच करता है तो उससे क्या होता है कि जो कोई भी इंसान या बच्चा उसको टच करता है तो उसके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं।
तो ये एक तरह की इन्वेंशन है। तो इस तरह से जब भी बताते हैं कि निकोलस टेस्ला वो किसी आइडिया पे काम करते थे या उनको कोई इन्वेंशन करनी होती थी, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ड्राउजी स्टेट में जाके स्लीप, बिफोर स्लीप या बिफोर आफ्टर वेकअप इन द मॉर्निंग, वो अब ड्राउजी स्टेट में जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते थे कि आइडिया के रिगार्डिंग। तो और जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है उनको उस चीज़ पर रिवर्ट करता था इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हंच या आइडिया, और या किसी तरह की उनको किसी तरह की डायरेक्शन देते थे। तो और ज़्यादातर वो फिर जो भी उनको रिस्पॉन्स आता था सबकॉन्शियस की तरफ से, उनके माइंड की तरफ से, वो आगे फिर जो अपनी उनकी टीम होती थी उनको वो डायरेक्ट करते थे और उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्कवरीज करते थे। और यहाँ तक उन्होंने बताया है कि एक इंटरव्यू में कहते मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम्स जो कहते उनकी जो माइंड उनको बताता था करने के लिए और उस पर वो एक्ट करते थे, वो उनकी सही जाती थी, अपने उनकी एक्यूरेट जाती थी इन्वेंशन या उनकी डिस्कवरीज। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से उनका माइंड या उनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी एक्शन पे रिएक्शन करता था या उनको रिस्पॉन्ड करता था। नेक्स्ट इज़ हाउ फेमस नेचुरलिस्ट सॉल्व हिज प्रॉब्लम। यहाँ पे बात की है, एक प्रोफेसर लुइस अगासिस हुए हैं जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेचुरलिस्ट थे। बेसिकली वो उन्होंने क्या था, बेसिकली एक फॉसिल फिश थी जिसका इम्प्रेशन था एक स्टोन पे, वो उनको मिला। लेकिन वो क्या थे कि उस फॉसिल फिश के जो इम्प्रेशन मिला स्टोन पे, वहाँ से वो डिटेक्ट नहीं कर पा से, वहाँ से उनको उसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर थी वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहे थे, उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसकी मिस्ट्री को नहीं सॉल्व कर पा रहे थे कि इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या थी या एक्चुअल शेप क्या थी। तो ये उनके लिए दिक्कत बनी हुई थी। तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ, उस चीज़ को उन्होंने फेड अप होके छोड़ दिया। बट ऑल ऑफ ए सडन वो सोए हुए थे, उनको एकदम से यू कैन से एक उनको थॉट आई, उनको एक आइडिया आया ऑल ऑफ ए सडन सोए सोए कि उसकी शेप कुछ इस तरह से है। लेकिन अंधेरे में थे वो, तो जब सुबह वो उठे उसके बाद, तो जब उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की, तो वो भूल चुके थे वो। तो उन्होंने फिर क्या किया, नेक्स्ट डे रात को फिर उसके बारे में सोचने की कोशिश की कि वो शायद उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की कि वो मुझे याद आए जो वो पहले सो कॉल्ड एक तरह से फिल्म चल रही थी कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर बन रही थी उनके माइंड में। तो उनको फिर वो रिवाइव हो गया शुरू कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है, किस तरह की वो शेप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब सुबह उठे तो वो फिर भूल गए कि क्या थी एक्चुअल शेप। तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, रात को सोते वक्त अपने पास कॉपी पेंसिल लेके वो सोए। तो फिर उन्होंने कोशिश की रिवाइव करने की, रिवाइज करने की, उसको इमेजिन करने की, और उस फिल्म को जो उनके माइंड में चल रही थी, तो वो फिर उससे उनके स्टार्ट हो गई इमेजिनेशन। तब मज़े की बात देखिए सरप्राइजिंगली कि अंधेरे में वो उठे, हाफ कहते आधे जागते आधे सोए ड्राउजी स्टेट में ही उठे, और उन्होंने कापी पेंसिल उठा के अंधेरे में ही उसकी जो पिक्चर उनके माइंड में आ रही थी वो ड्रॉ करनी शुरू कर दी, और ड्रॉ करने शुरू कर दी, और फाइनली उन्होंने वो ड्रॉ कर दी जैसे उनके माइंड में वो पिक्चर बन रही थी। और सुबह जब उठ के उन्होंने देखा कि उनकी पिक्चर जो बन के आई थी वो एक्चुअल प्रॉपर एक पूरी स्ट्रक्चर बन के उनके सामने आई, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अंधेरे में मैं हाफ वेकेंट स्टेट में ऐसा कुछ कर सकता हूँ या कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो इस मिस्ट्री को, इस एक यू कैन से जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री या कन्फ्यूजन स्टेट थी, वो इस तरीके से क्लियर हो पाई या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हाउ एन आउटस्टैंडिंग फिजिशियन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज़। यहाँ पे 1920s में एक डॉक्टर हुए, तो डॉक्टर का नाम था फ्रेडरिक बेंटिंग। ये डॉक्टर बेंटिंग जो थे बेसिकली ये कनेडियन फिजिशियन थे जिन्होंने इंसुलिन की इन्वेंशन की थी। वो क्या थे, बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स का उस वक्त कोई इलाज नहीं था, बट ये चाहते थे कि इस चीज़ का वो इलाज कर सकते हैं, और काफ़ी पैशनेटली उस पर
काम कर रहे थे और लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक दिन रात को सोते हुए इनको एक आइडिया आया, सोते सोते इनको एक फ्लैश आया माइंड में कि आप काम करो। इनको एक माइंड ने एक कमांड दी, एक ऑर्डर किया कि आप एक काम करो, आप जो एक डॉग है उसके जो उसकी जो पैंक्रियाज है, उसका पैंक्रियाज की जो पैंक्रियाज है उसमें से उसके एक्सट्रैक्ट निकालो, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें से ये आप तैयार करो, ड्रग तैयार करो, इंसुलिन। और वहाँ से ये इंसुलिन ड्रग का इन्वेंशन हुआ। तो कहना ये चाहते हैं कि किस तरह से माइंड ने उनको गाइड किया और गाइड करने के बाद उस पर उन्होंने एक्ट किया, काम किया, और ये फाइनली जो ये कहते हैं ड्रग जो इंसुलिन है इस तरीके से इन्वेंट हुई। और इसी तरीके से ये जो ऑथर थे बताया कि किस तरह से ये डॉक्टर इन्होंने और भी काफ़ी इन्वेंशंस की, और लेकिन सबसे बड़ी इनकी इन्वेंशन जो इंसुलिन की थी उस पे उसके लिए ये काफ़ी रिनाउंड वर्ल्ड वाइड और हमारी हिस्ट्री में रहे हैं। और कई बार लेकिन ऐसा होता है कि ऑथर कहते हैं कि हमारी जो हम सबकॉन्शियस माइंड से एक्सपेक्ट करते हैं, इसको कमांड देते हैं, कुछ इससे चाहते हैं कि इसका मुझे रिस्पांस मिले या इसकी मुझे प्रॉब्लम का सलूशन दे सबकॉन्शियस माइंड, वो हमें इमीडिएटली नहीं मिलता या जितने टाइमलाइन में हमें चाहते हैं वो नहीं मिलता है। लेकिन इसमें कहते हैं हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे पहले कई बार हमने डिस्कस किया, हमारा उतना फेथ नहीं हम करते हैं या हमें डाउट होता है, वो जो चीज़ें हैं, या हमारे इमोशंस नहीं पूरे होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं होते हैं। तो ऑब्वियस है कि जितने अगर आपके इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, फेथ नहीं होगा, और ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के रिस्पॉन्ड पे। और अगर ये आपके इमोशन स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो सबकॉन्शियस है रिस्पॉन्ड जल्दी करेगा, आपको जल्दी रिजल्ट देगा। और इसमें सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप ये इमेजिन करके चलते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सीरियस है और ये इसका रिजल्ट ऑब्वियस है देर से आएगा, तो ऑब्वियस है अगर कहते पहले आप खुद ही ये मान रहे हो, पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं मेरी प्रॉब्लम बहुत ये सीरियस है, इसका रिज़ल्ट पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आप डाउटफुल हो या पूरे ही फेथफुल नहीं हो या उस पर ही डाउट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा प्रॉपरली या इफेक्टिवली या विद इन अ टाइम स्पैन जो आप चाहते हो। तो आपको इस चीज़ जो कहते हैं ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये टाइमलेस एंड स्पेसलेस है, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है और इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये हर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन इसको पता है, जानता है ये, लेकिन ये हमारे एंड पे हम कितना इस पर फेथ करके, कितना इमोशंस के साथ हम जो हैं इससे एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स की, तो ये अकॉर्डिंगली हमें रिज़ल्ट दे देता है। तो ये हमें कन्विंस करना है अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस पे फेथ करना है, अपने इमोशंस जो हैं अपने स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए, और इसको कमांड देनी है ताकि ये रिज़ल्ट हमें उस हिसाब से अकॉर्डिंगली दे। नेक्स्ट इज़ हाउ अ साइंटिस्ट एस्केप्ड फ्रॉम सोवियत कंसंट्रेशन कैंप। यहाँ पे एक डॉक्टर लोथर वॉन करके हुए, वो बेसिकली क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे जर्मनी के। वो वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में पकड़े गए, वहाँ पे उन्होंने वो कैदी थे, उनके साथी, उनके परिवार के सारे जो परिवार मेंबर थे वो सारे मार मुर दिए गए थे, उनके रिलेटिव्स भी सारे मार मुर दिए गए थे इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत सैनिकों द्वारा। और ये कंसंट्रेशन कैंप में बंद थे, बट इनको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता था और ये चाहते थे कि ये कहीं ना कहीं बच बचा के ये अमेरिका में लॉस एंजलिस में पहुँचे या पहुँचेंगे। तो हुआ क्या कि एक दिन इनको बेसिकली क्या, ये कोल माइंस पे इनको लगाया गया था काम करने के लिए एज ए स्लेव्स। तो वहाँ पे क्या था कि इनकी जब काम करवाते तो इनकी अटेंडेंस लगती थी। तो एक बार क्या हुआ, इनका नंबर था फॉर एग्ज़ाम्पल 17, तो जब अटेंडेंस हो रही थी तो जब इनका नंबर आया तो ऑल ऑफ ए सडन जो अटेंडेंस ले रहा था सार्जेंट, सोवियत सार्जेंट, तो वो उसको काम पड़ गया कोई, वो बीच में इनका नंबर स्किप हो गया और जो नेक्स्ट पर्सन था उसका नंबर 17 वहाँ से काउंट करना शुरू कर दिया और ये
साइड पे हो गए, यानी कि इन्होंने अपने आप को काउंटिंग से बाहर कर लिया। तो इस तरीके से वो ये जो है वो वहाँ से स्केप हो गए, और वहाँ से स्केप होने का फ़ायदा ये उठाते हुए कि वहाँ से निकल लिए, भाग लिए, और भाग के ये कहते कम से कम 48 घंटे भागते रहे और जंगलों में चलते रहे। उसके बाद फिर ये अपने आप को कहते वाइल्ड लाइफ में कहते हर एक तरह का ख़तरों का सामना करते कराते पोलैंड में पहुंच गए वाया ट्रेन, और जो कि रास्ते से जाती थी जंगल में से। और पोलैंड से फिर ये पहुंचे स्विट्ज़रलैंड में पहुंच गए, और स्विट्ज़रलैंड में उनको एक वहाँ पे एक कपल मिले, अमेरिकन कपल, जिन्होंने इनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमारे साथ अमेरिका चलिए, आप एज ए गेस्ट। और ये इन्होंने उस चीज़ को एग्री कर लिया, और ये फाइनली क्या है नटशल में ये उनके एज ए गेस्ट वहाँ से ये अमेरिका पहुँच गए लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस में जो उन्होंने पिक्चर उस समय कंसंट्रेशन कैंप में जो ये रह रहे थे मिस्टर वॉन, ये तो ये जब कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे थे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये अपने माइंड में सबकॉन्शियस माइंड को डेली फीड इन करते थे, स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे, उसको विजुलाइज कर रहे थे विविडली कि लॉस एंजलिस में मैं कैसे रह रहा हूँ, वहाँ पे कैसी बिल्डिंग्स हैं, कैसे मैं वहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, बस से उतर रहा हूँ, जा रहा हूँ, कैसे मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। तो ये सारा मेंटली वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड इन कर रहे थे, उस वक्त ये विजुलाइज कर रहे थे, और वही फाइनली हुआ ये। और फाइनली ये लॉस एंजलिस में पहुँच गए, और फॉर्चुनेटली देखिए लकीली आप ये बात देखिए सरप्राइजिंगली कि जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने जो सीनरीज़ देखी, वहाँ पे जो सारा माहौल देखा, वो टोटली उसके साथ मैच करता था जो उन्होंने विजुलाइज़ किया था जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे। तो वहाँ पे उनके साथ उससे पहले जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे, उससे पहले जर्मनी में थे, वहाँ पे इनका एक लड़की के साथ अफेयर था फाइनली, उसके बाद उनकी वो वाइफ बने। तो ये फाइनली इस तरीके से लॉस एंजलिस में सेटल डाउन हो गए, और वहाँ पे इन्होंने अपना ज़िंदगी व्यतीत की। तो इस तरीके से कहना ये चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फेथ था, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, जबकि बाकी सारे लोग मार दिए जा रहे थे वहाँ कंसंट्रेशन कैंप में रशियंस द्वारा, और ये स्ट्रॉन्ग बिलीव कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड में कि ये समहाउ लॉस एंजलिस पहुंचेंगे और वहाँ पे ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, और उसको विविडली सबकॉन्शियस में फीड इन कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, उसको एक प्रैक्टिकली इमेजिन कर रहे थे कि ये रियलिटी है, और वो फाइनली रियलिटी इनकी लाइफ में बनी हुई और एग्जीक्यूट हुई, और फाइनली वो वहाँ पे पहुँचे। सो दिस इज़ हाउ दिस हैड हैपेंड। दिस इज़ एन रियल टाइम टेस्टिमनी जो कि ऑथर ने यहाँ पे शेयर किया है। Next is how archaeologists and paleontologists reconstruct ancient scenes। यहाँ पे बताया है कि कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुराने हमारे जो पुरातन जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे जो पुरातन एंशियंट जो हमारे पूर्वज हैं, या हमारे उनकी पुरातत्व जो चीज़ें हैं उनको, या जो हमारे फॉसिल्स हैं, जितने हमारे बचे खुचे जो रिमेन्स हैं हमारे, उनको इकट्ठा करके उनको रिकन्स्ट्रक्ट करके कैसे जो है सो कॉल्ड हमारा हिस्ट्री को कैसे रिवाइव करते हैं, रीबिल्ड करते हैं प्रेजेंट मूवमेंट में, उनको विविड पिक्चर बनाते हैं कि कैसे उनको एक तरीके से आज की डेट में महसूस करते हैं, करवाते हैं हमें कि कैसे हमारा एंशिएंट टाइम में कैसा था, लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसा वो उनका जीना था, लाइफस्टाइल कैसा था। तो ये सारे उस चीज़ पे काम करते हैं। तो ये जो हैं बेसिकली ये लोग जो हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत यूटिलाइज़ करते हैं, और ये जितने भी इनको ये पुराने यू कैन से रिमेन्स जो हमारे मिलते हैं, एंशिएंट रिमेन्स, यूटेंसिल्स हो गए या कुछ भी इनको मिलता है पुरातत्व हमारे एंशिएंट टाइम्स का, तो वहाँ से ही उनको कलेक्ट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके उसकी पावर्स को यूटिलाइज़ करके इमेजिन करके, तो ये उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये कैसे पुराने टाइम में लोग रहते थे या क्या करते थे, और वो चीज़ें जो उनको मिलती हैं उनको किस तरीके से वो यूटिलाइज़ करते थे। तो ये सारा जो कुछ है ये एक तरह से कहते हैं कि कीन कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन जो है उस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये सारा कुछ करते हैं, और इसको फाइनली
ये जो है सारा एक बहुत ही डिसिप्लिन कंट्रोल्ड इमेजिनेशन है जिसको ये सारा यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस। कहते हैं हमारे जो सबकॉन्शियस है इसको हम गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, या इससे हम यू कैन से आप अपने आने वाले टाइम में क्या होना है, कैसे करना है, उसके बारे में कैसे इससे गाइडेंस ले सकते हैं, इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं, उसके बारे में ऑथर बताते हैं। कहते हैं अगर आप किसी चीज़ का आप सल्यूशन आपको चाहिए, किसी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप फियरफुल हैं उसके बारे में और श्योर नहीं हैं, तो कहते आपको उसका सल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फियरफुल स्टेट में हैं। और फियरफुल स्टेट में अगर हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको रिस्पॉन्ड कब करेगा? जब आप इस पे फेथ करेंगे, इमोशनली फेथ करेंगे, स्ट्रॉन्ग फेथ करेंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो एक फियर है, जो आपका अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, उससे बाहर आना होगा। और इसकी जो एक पावर है सबकॉन्शियस माइंड पे, उस पे ऊपर फेथ करना होगा स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, ताकि जो एक्ट करे ये और आपको रिजल्ट दे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले क्या है, अपने माइंड को तो आपने सबसे पहले रिलैक्स करना है। रिलैक्स करना है ड्राउजी स्टेट में जाके। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा, आपका कॉन्शियस माइंड जो है बिल्कुल पैसिव हो जाएगा, और आपको जो फिज़िकल बॉडी है उसको रिलैक्स कर देना है। फिर आपने क्या है, जो आपका एंड रिज़ल्ट है, आप जो चाहते हैं उस चीज़ को, फाइनल रिज़ल्ट जो है उसको आपने विजुलाइज़ करना है कि आप जो चाहते हैं एंड रिज़ल्ट जो है उसको, आपने प्रोसेस को नहीं देखना, आपने उसको फ्यूचर में नहीं उसको देखना, आपने एंड रिज़ल्ट को प्रेजेंट में विजुलाइज़ करना है। और आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को होता हुआ करते हुए महसूस करना है। आपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है। अगर आप और इसके साथ आपने जो है उसकी इमोशंस जो हैं, एंड रिज़ल्ट को आपने प्राप्त कर लिया, आपने फाइनल जो रिज़ल्ट आपने अचीव कर लिया, आपने जो इमोशंस हैं उसको अचीव करने के बाद जो आपको हैप्पीनेस अंदर में आपके अंदर से आती है उसका महसूस करना है। जब आप वो इमोशन को महसूस करेंगे, वो हैप्पीनेस या चार्म को आप महसूस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो चार्ज हो जाएगा और वो एक्शन में आ जाएगा। और जो आपका एंड रिज़ल्ट जो आप विजुलाइज़ कर रहे हैं उसको उसने फुलफ़िल करना है, उसको उसने एंड रिज़ल्ट को आपको प्राप्त करके ही देना है, उसको कंप्लीट करना ही करना है। सो दिस इज़ अ वे। आप इससे क्या होता है कि आप जो कहते हैं कि आपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अवेकन कर देते हैं और उसकी पावर्स को अवेकन कर देते हैं इस तरीके से, और ये उसकी पावर जब अवेकन हो जाती हैं वो आपको रिज़ल्ट देती ही देती हैं। और यहाँ पे ऑथर एक एग्जांपल देते हैं अपनी खुद की। कहते हैं उनकी घर की एक रिंग थी, एक एंटीक रिंग थी, बहुत कॉस्टली एज वेल एज उनकी इम्पोर्टेंट एंड जो कि यूनिक रिंग थी। उनकी फैमिली जो कि कई जनरेशन्स के उनकी संभाल थी, उनकी एक पुश्तैनी जिसे कहते हैं एंटीक रिंग थी, जो कि ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं गुम हो गई, और वो उसको ढूंढते हुए बहुत परेशान हो रहे थे, उनको मिल नहीं रही थी। और फाइनली इन्होंने क्या किया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी अल्टीमेटली कि आई एम फीलिंग हेल्पलेस, प्लीज़ हेल्प मी आउट टू फाइंड आउट बिकॉज यू नो ऑल द थिंग्स। आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो इस तरीके से ये कमांड देते हुए वो सो गए। तो तब जब सुबह उठे तो उनको एक उनके माइंड में एक विस्पर हुई, एक माइंड में उनके एक थॉट आई, ऑल ऑफ ए सडन एक बच्चे का नाम आया। और बच्चे का नाम जो आया वो किसका था? वो एक पड़ोसी के जो उनका पड़ोसी था उसके बच्चे का नाम था। और वो सरप्राइज़ थे बट कि ये यार मतलब चीज़ हमारे घर में खोई है, हमारी चीज़ खोई है, लेकिन ये मेरे माइंड में पड़ोसियों के बच्चे का नाम क्यों आ रहा है? बट क्योंकि ऑथर जो थे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को समझते थे, उस पर बिलीव करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को अप्रोच किया, उससे पूछा, उसको उस रिंग के बारे में बताया कि इस तरह की रिंग थी, क्या आपने देखी है? तो उस लड़के ने बताया कि येस आई हैव सीन दैट रिंग। वो जब वो खेल रहा था बच्चा तो झाड़ियों में मुझे उसको वो रिंग दिखाई दी थी और उसने उठा के अपने पास संभाल के रख ली है वो, लेकिन वो किसी को बताना भूल गया। तो वो रिंग इस तरीके से वो उसने लाके उनको दी और इस तरीके
तरीके से ऑथर को वो रिंग मिली। सो दिस इज़ अ रियल टाइम टेस्टिमनी जो कि ऑथर शेयर करते हैं कि किस तरह से ये उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी हेल्प की, और वो एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी या इशू था जो फ्रस्ट्रेशन का कारण बना हुआ था, वो किस तरह से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिज सबकॉन्शियस रिवील द लोकेशन ऑफ हिज फादर्स विल। यहाँ पे एक ह्यूगो आर करके जेंटलमैन हुए हैं कि जो कि बेसिकली लॉस एंजलिस में थे, और ये ऑथर के लेक्चर्स वगैरह सुनते रहते थे और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते थे। इनके फादर जो थे ऑल ऑफ ए सडन उनकी डेथ हो जाती है, और इनकी 2 सिस्टर्स भी होती हैं। अब यहाँ पे इशू हो जाता है कि फादर उनकी कोई विल छोड़ के गए हैं नहीं छोड़ के पता नहीं होता, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन डेथ हो जाती है। तो अब वो आपस में इनकी जो है इशू खड़ा हो जाता है, कैसे करें क्या करें, कैसे प्रॉपर्टी को बांटें ना बांटें, तो काफ़ी इसके बारे में इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये जो मिस्टर ह्यूगो आर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फिर अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प मांगते हैं और अपने आप को कमांड देते हैं कि आप प्लीज़ हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस, और हेल्प मी टू फाइंड आउट द विल ऑफ माय फादर। और जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स अपने माइंड को रिलैक्सेशन स्टेट में जाके सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प मांगते हैं, उसको फीड इन करते हैं, तो उनको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स किस सेंस में मिलता है कि ऑल ऑफ सडन इनको एक हंच आती है, इनको आइडिया आता है दिमाग में कि आप लॉस एंजलिस में एक डाउनटाउन जाके आप फलाने एक बैंक में जाके आप वहाँ पे एक बार जाके आइए। इनको एक आइडिया आता है ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन ये सोचते हैं कि ये बैंक को कुछ लेना देना वहाँ पे तो शायद अकाउंट भी नहीं है फादर का, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये उस बैंक का नाम आया है। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है कि इनको सबकॉन्शियस माइंड पे था कि ये कुछ ना कुछ अगर हिंट दे रहा है मेरा सबकॉन्शियस माइंड को, तो कुछ के पीछे राज है। तो ये वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके इंक्वायर किया कि अपने फादर का कोई वहाँ पे अकाउंट वगैरह या कोई लॉकर वगैरह तो नहीं है। तो पता चला कि वहाँ पे उनके फादर का लॉकर था, और जब वो लॉकर खोला गया तो वहाँ पे उनके फादर की जो लॉस्ट विल सो कार्ड उनको लगता था कि है या नहीं थी, वो उनको विल मिल गई, और विल के अकॉर्डिंगली फाइनली उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी सेटल डाउन कर ली आपस में क्या थी। सो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड ने हेल्प की उन सभी की, कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उनको सॉर्ट आउट करने में। और ऑथर कहते हैं कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड की जो एक तरह से एक पावर है, ये एक एक्शन कहते हैं, जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन हमारा होता है जो हमारी थॉट है, और रिएक्शन जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो हमें रिजल्ट देता है, दैट इज़ अ रिएक्शन। और ये उस तरीके से ये एक्ट करता ही करता है, और हमें इसीलिए कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव आपको फीड इन करना चाहिए, तभी ये हमें रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव देगा। और अगर हम गलत या नेगेटिव इसको कमांड्स देंगे या नेगेटिव फीड इन करेंगे तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो जो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है लॉ ऑफ कंपल्शन को फॉलो करता है, और जो भी हम इसको फीड इन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट या बाय कंपल्शन इसने रिज़ल्ट उसी तरीके से देने ही देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सीक्रेट ऑफ गाइडेंस। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए या गाइडेंस का सीक्रेट क्या है, आपको अगर ज़िंदगी में कुछ किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो उसका सीक्रेट क्या है। उसका सीक्रेट ये है, कहते हैं आपको मेंटली डिवोट करना चाहिए। मेंटली डिवोट किस चीज़ को करना चाहिए कि आपको राइट आंसर मिल गया है, आपको राइट आंसर ऑलरेडी मिल गया है। आप जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे या मेंटली आप इस चीज़ को विजुलाइज कर लेंगे आपको आंसर मिल गया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑटोमेटिकली उस काम पे लग जाता है और आपको जो है रिज़ल्ट जो है वो देता है इन टर्म्स ऑफ जो आप गाइडेंस चाहते हैं, जिस तरह की आप इससे एक्सपेक्टेशन करते हैं।
सो ये जो है कभी भी इसमें फेल नहीं होता कि आप जो इससे चाहते हैं वो आपको ना दे, बट हाँ इसमें ये ज़रूर होता है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वो उसमें टाइम कितना लगता है वो वेरी कर सकता है। वो वेरी इसलिए करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फेथ इमोशंस, कि उसमें कितने इम्बाइब किए हैं आपने। अगर ज़्यादा आप स्ट्रांगली फेथफुली उसको इम्बाइब करेंगे इमोशंस को, किसी भी थॉट को, तो ऑब्वियस है वो जल्दी आपका सबकॉन्शियस रिएक्ट करेगा, आपको उसके रिज़ल्ट देगा। अगर वो वीक होंगे इमोशंस थॉट्स आपके, तो ऑब्वियस है वो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो देर से आएंगे या कम आएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, और कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो, कितने इमोशनाइज्ड हैं, और कितने तरीके से, किस तरीके से हम उसको फीड इन करते हैं अपने ड्राउजी स्टेट में जाके। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की फाइनली जो हमें आउटकम देता है। फाइनली इसको समराइज़ किया ऑथर ने चैप्टर को इस तरीके से, जैसे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, जितनी भी हमारी साइंटिस्ट जो हैं पास्ट में हिस्ट्री में हुए हैं, जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के बलबूते पे की हैं। उनकी पावर को समझते थे, उनकी सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके ही उन्होंने जो अपनी डिस्कवरीज़ की हैं, इन्वेंशंस की हैं। और जो हमारा कहते हमें कहते कभी भी जो आपका प्रॉब्लम है उसका जो सल्यूशन है, उसको सल्यूशन को, एंड रिज़ल्ट को हमें विजुलाइज़ करना चाहिए। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो अपने आप जो है सल्यूशन उसका हो जाना है। कभी भी आपको प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए, उसकी फाइनल जो आप आउटकम चाहते हैं आप उसको विजुलाइज़ करिए, उसको फील करिए। आपकी प्रॉब्लम जो है अपने आप जो है सबकॉन्शियस माइंड उसको जो उसका फाइंड आउट करके सल्यूशन आपको दे देगा। और इसमें आपकी टाइम कितना लगना है आपके सॉल्यूशन फाइंड आउट होने में, मिलने में, आपके जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो दैट डिपेंड्स ऑन आपके फेथ कितना है, उसमें इमोशंस कितने हैं, किस तरह से आप उसको करेक्टली फीड करते हैं माइंड को, वो उस पर डिपेंड करता है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने सोने से पहले ड्राउजी स्टेट में जाके अपनी उसको कमांड देनी है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आपको जो है हंचेस में या किसी आइडिया के रूप में या किसी और ऑल ऑफ ए सडन आपको कुछ एक तरह से ऑल ऑफ ए सडन कोई आइडिया आएगा या हंच आएगा, या कोई आपको कोई दोस्त आपको सजेस्ट करेगा, किसी तरीके से भी आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको गाइड करेगा। तो ये उसका तरीका है आपको गाइड करने का, रिज़ल्ट देने का, जो भी आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और आप ये कहते कभी भी अपने आप को दिमाग में ये पिक्चर ना बनाएं कि आपको जो है आपकी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, या इसका रिज़ल्ट पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले ही ये सोच लिया है तो आप फिर एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपने पहले ही मेंटल ब्लॉक बना लिया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसको रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करता है, तो उसको आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा ये। और कहते हैं जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं और वो क्या करते थे, वो अपना मेडिटेट करके अपने जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हुए हैं वो अपने जितने भी एंशिएंट चीज़ें जो उनको मिलती थी, स्कल्पचर्स हुए या जो यूटेंसिल्स हुए या कुछ भी उनको मिलता था, उनको उनके बारे में विजुलाइज करके सोच के उनको इमेजिनरी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेके तो वो एक पूरी विविड पिक्चर बना देते थे। यू कैन से एक हिस्ट्री को प्रेजेंट मोमेंट में एक उसको प्रेजेंट करते थे, उसको एक विजुलाइज करते थे, एक आज की डेट में उसको प्रेजेंट करते थे हमारे सामने कि पुराने हिस्ट्री में ये कुछ होता था। और लास्टली इसमें कहते हैं कि जो गाइडेंस है हमें वो एक तरह से फीलिंग की रूप में या एक हमें अवेयरनेस या एक हंच के रूप में मिलती है, और उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। और ये गाइडेंस जो है हमें सबकॉन्शियस माइंड हमेशा देता है, और हमें इस चीज़ को महसूस करना या इस चीज़ का फ़ायदा उठाना वो हमारे हाथ में होता है कि हम कब और कैसे उसका फ़ायदा उठाते हैं और कितना उठाते हैं। और कई बार हम उसकी जो जैसे ये कहा कि ये डायरेक्टली जो सबकॉन्शियस माइंड है डायरेक्टली आपको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता या डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये हमेशा इसका रिस्पॉन्स जो है इनडायरेक्ट होता है। हमें उस चीज़ को समझना होता है कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है और उस चीज़ को समझते हुए उस पर एक्ट करना होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। तो इसको जब हम समझ जाते हैं और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं।
So this is all about the chapter 12th, how scientists use the subconscious mind, कि कैसे साइंटिस्ट जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज़ करते हैं अपने इन्वेंशंस में, अपनी डिस्कवरीज़ में, और कैसे वो अपने काम करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स जो हैं शेयर कर पाया हूँ और काफ़ी आप लर्न कर पाए हैं, समझ पाए हैं, अंडरस्टैंड कर पाए हैं. और आपने इतना टाइम मुझे दिया, आपने काफ़ी मेरे को बियर किया इतने टाइम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बाय.